नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और माइक कौन है आज की बड़ी खबरों पर, वो खबरें जो आप और कहीं नहीं एनडीटीवी इंडिया पर ही देखने आते हैं। सबसे पहले आपको बताऊंगी कि चीन के प्लान से क्या डर गया है अमेरिका। चीन का प्लान यानी कि PLAN का मतलब क्या है? ये वो प्लान नहीं जो खाका बनाया जाता है, बल्कि ये चीन का वो प्लान है जो समुद्र में उतर चुका है। आज आपको बताऊंगी कि चीन का प्लान क्या है और अमेरिका कैसे इससे डरा है। इसी के साथ आपको बताऊंगी कि क्या बातचीत में राउंड 2 होने वाला है। इस राउंड 2 में कौन कौन भाग लेगा? क्या इस राउंड 2 में बात बन पाएगी? क्या राउंड 2 से युद्ध रुकेगा? इसी के साथ आपको बताऊंगी कि क्या अब बंगाल में सम्राट की बारी है। वो सम्राट चौधरी जो कि अब बिहार में सत्ता संभाल चुके हैं, लेकिन क्या बंगाल में भी बीजेपी एक सम्राट लेकर आएगी? अमित शाह तो यही कह रहे हैं। आज ये भी आपको बताऊंगी और इसी के साथ साथ आपको बताऊंगी कि लेबनान में सीज फायर कब तक हो सकती है। आखिर लेबनान जो सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र बना हुआ है, क्या वहां पर सीज फायर होने वाली है? क्या वहां युद्ध रुकने वाला है? संकेत क्या मिल रहे हैं, एक एक करके आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखाती हूं जिस तस्वीर से अमेरिका डर गया है। वो तस्वीर जो अपने आप में ये बताती है कि क्यों सुपर पावर ने कदम पीछे रख लिया है। ये तस्वीर जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये चीन की नेवी की तस्वीरें हैं। वो तस्वीरें जो दुनिया के सबसे बड़े नेवी बेड़े की तस्वीरें हैं, जो समुद्र में उतरकर कैसे हाहाकार मचा सकती हैं, उसकी तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। चीन की नेवी कितनी ताकतवर है और अगर ये हॉर्मुज में उतर गई तो क्या होगा, इसके बारे में आगे आपको बताऊंगी। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर पे जाऊं उससे पहले आपको ये बताऊं कि कैसे ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट ट्रूथ सोशल पर किया है और उन्होंने लिखा है कि चीन बहुत खुश है कि मैं हॉर्मुज को खोल रहा हूं। मैं ये उनके लिए और साथ ही दुनिया के लिए भी कर रहा हूं। यानी डोनाल्ड ट्रंप का आज बड़ा ऐलान आया जिसमें उन्होंने कह दिया कि वो हॉर्मुज खोलने वाले हैं। ये आज की सबसे बड़ी खबर बन गई। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का ये पोस्ट आया, सबने इसकी चर्चा करनी शुरू कर दी, क्योंकि पिछले 2 दिन से हॉर्मुज के बंद होने की खबर दुनिया भर में हाहाकार मचाए हुए थी। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ऐसी स्थिति दोबारा कभी नहीं होगी। वो ईरान को हथियार न भेजने पर सहमत हो गए हैं, ये उन्होंने चीन के लिए कहा और कहा कि कुछ हफ्तों में जब मैं वहां पहुंचूंगा तो राष्ट्रपति शी मुझे गले लगाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप कैसे पूरी की पूरी इक्वेशन बदल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चीन मुझसे खुश हो गए और शी जिनपिंग मुझे गले लगाएंगे। हम मिलकर समझदारी से और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। क्या ये लड़ाई से बेहतर नहीं है? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं क्या ये लड़ाई से बेहतर नहीं है कि हम मिलकर काम कर रहे हैं? लेकिन याद रखिए, अगर जरूरत पड़ी तो हम लड़ने में भी बहुत माहिर हैं। तो बिना धमकी के डोनाल्ड ट्रंप का कोई बयान नहीं आता। आखिर में उन्होंने ये भी कह दिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि शी जिनपिंग उन्हें गले लगाने वाले हैं और वो कह रहे हैं चाइना उनसे बहुत खुश होगा। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों है? ये इसलिए हुआ है क्योंकि समुद्र में एक बड़ी जंग शुरू हो गई। समुद्र में सुपर पावर वर्सेस सुपर पावर हो गया है, यानी अमेरिका वर्सेस चीन हो गया है। क्या यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना बयान बदल लिया है? क्या यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग को गले लगाने की बात कर रहे हैं? अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगी। कल ही अमेरिका ने चीन का एक जहाज हॉर्मुज से लौटा दिया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उस जहाज की तस्वीर है जो चीन का जहाज था, जिसे हॉर्मुज से लौटा दिया अमेरिकी सेना ने। अब ये जहाज सीधे सीधे चाइना वर्सेस अमेरिका की जंग को खड़ी कर रहा था। इस जहाज पर शी जिनपिंग वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने आ सकते थे। यही वजह है कि हॉर्मुज में ट्रंप और जिनपिंग आमने सामने आ ही गए थे। पूरी खबर जरा समझ लीजिए। हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी नाकाबंदी से जंगी हालात पहले दिन ही शुरू हो गए थे। अमेरिका ने चीनी जहाज को लौटाया। चीनी जहाज नाकाबंदी को तोड़ने में नाकाम रहा, यानी वो जो आप ब्लॉकेड देख रहे हैं अमेरिकी जहाजों का, अमेरिकी नौसेना ने सख्ती दिखाते हुए चीनी जहाज को रोक दिया और उसे आगे नहीं जाने दिया। चीनी जहाज को वापस लौटना पड़ा। अब ओमान की खाड़ी से निकलकर वापस लौटा चीनी जहाज। ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन ही है
और चीन के तेल आयात का 40% हॉर्मुज से गुजरता है। अब वेनेजुएला से भी तेल खरीदने से रोक चुका है अमेरिका। अमेरिका चीन को वेनेजुएला से भी तेल खरीदने से रोक चुका है और अब ईरान से भी तेल लेने से यह ब्लॉकेड उसे रोक रहा था। ईरान से तेल खरीदने से रोकने की कोशिश अगर हो रही थी तो चीन कैसे रिएक्ट करता? दोनों देशों के बीच टकराव की जमीन तैयार हो गई थी, लेकिन इस सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ गया। अब ये जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई, एक तरफ हॉर्मुज में अमेरिका चीन आमने सामने थे, तो दूसरी तरफ अमेरिकी ट्रेजरी मिनिस्टर स्कॉट बेसेंट ने चीन को धमकी दे दी। अब आप सुपर पावर वर्सेस सुपर पावर की इस पृष्ठभूमि को समझिए। मैं क्यों कह रही हूं कि यह जंग बड़ी हो सकती थी। जो मिनिस्टर है अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के, वो कह रहे थे कि अमेरिका चीन को ईरान का तेल लेने नहीं देगा। बयान दिया उन्होंने, और इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। वॉशिंगटन डीसी में पत्रकारों से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप के मंत्री कहते हैं कि चीन तेल ले सकता है, लेकिन ईरान का तेल नहीं ले सकता है। बेसेंट ने साफ कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट में ऐसी चीनी टैंकरों को रोका जाएगा जो ईरानी तेल लेकर जा रहे होंगे। अब सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप के मंत्री अगर ये बयान दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? ईरान से तेल चीन नहीं खरीद सकता। इसका सीधा सीधा मतलब यह था। अब सवाल उठ गया कि क्या चीन अपनी नेवी भेजेगा? अगर चीन को धमकी मिल रही है तो चीन कैसे उसका जवाब देगा? क्या हॉर्मुज में चीन अपनी नेवी उतार सकता है? यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अमेरिकी नाकेबंदी ने हॉर्मुज में तनाव बढ़ाया। अमेरिका ने जहाज रोके तो चीन भड़क गया और चीन ने ऐलान कर दिया कि तीसरा देश जहाज निकलने से कैसे रोक सकता है हमें। चीनी रक्षा मंत्री की अमेरिका को धमकी आ गई। चीनी जहाजों से दूर रहने की चेतावनी दे दी। अब क्या चीन अपनी नेवी को हॉर्मुज में भेजेगा? सबसे बड़ा सवाल यही बन गया, क्योंकि अगर वो चीन अपनी नेवी को समुद्र में उतारता है, हॉर्मुज में उतारता है, तो ये अमेरिका वर्सेस चीन पानी में बड़ी जंग हो जाती। चीन के विदेश मंत्रालय ने भी हॉर्मुज में नाकाबंदी को खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार बताया था। दुनिया भर में गैस और तेल सप्लाई के लिए हॉर्मुज अहम जलमार्ग है। इस इलाके को सुरक्षित रखना और बेरोक टोक जहाजों की आवाजाही सुरक्षित रखना अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के हित में है। इसलिए इस मामले में दोनों पक्षों को संयम से काम लेना चाहिए और इस संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। जब अस्थायी युद्ध विराम समझौते पर पहुंच चुके हैं तो अमेरिका की सैन्य तैनाती बढ़ाना और नाकाबंदी करना केवल विरोधाभासों को बढ़ाएगा। यह खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। और इस बीच जब मैं आपको ये बता रही हूं कि ईरान अपनी नेवी उतारने की बात कर रहा है, चीन अपनी नेवी उतारने की बात कर रहा है, बड़ी खबर आ रही है। ईरान और चीन के विदेश मंत्रियों की बातचीत हुई है। ईरानी विदेश मंत्री अरागची और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की बातचीत हुई है। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई है। यूएस ईरान वार्ता के घटनाक्रम पर मंथन हुआ है। इस्लामाबाद वार्ता पर दोनों देशों की नजर बनी हुई है। तो आप समझिए कि क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर यह चर्चा हुई है। यूएस ईरान वार्ता के घटनाक्रम पर भी यह बातचीत हुई है। इस्लामाबाद में जो बातचीत होगी, क्योंकि अभी तो उसका खाका नहीं आया है, लेकिन उस सब पर ईरान और चीन के विदेश मंत्रियों की बातचीत हुई है। अब सवाल यह उठता है, जब एक तरफ ईरान और चीन के विदेश मंत्री बात कर रहे हैं, सवाल यह उठता है कि अगर चीन आक्रामक हुआ तो क्या होगा? अगर चीन ने भी अपनी सेना हॉर्मुज में उतार दी, जहां पहले से ही अमेरिकी युद्धपोत, अमेरिका के जंगी जहाज तैनात हैं, तो क्या होगा? सवाल यह कि दोनों आमने सामने आते हैं तो कौन कितना ताकतवर है, यह भी समझिए, क्योंकि चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ी नौसेना है। आपको चीन की नौसेना के बारे में बताती हूं। दुनिया की सबसे बड़ी नेवी अगर किसी देश के पास है तो वो चीन है। चीन की नौसेना यानी प्लान, PLAN, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी, प्लान। अब ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 के मुताबिक चीन की नेवी के पास 841 नेवल वेसल्स हैं, यानी छोटी बड़ी युद्धपोत मिलाकर, जंगी जहाज मिलाकर सब 841 नेवल एसेट्स हैं। यह संख्या रूस और अमेरिका से कहीं ज्यादा है। प्लान में यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, 4 हेलीकॉप्टर कैरियर हैं, 53 डिस्ट्रॉयर्स हैं, 46 फ्रिगेट्स हैं और 50
कॉर्वेट शामिल हैं। अब चीन के पास कुल 61 पनडुब्बियां हैं, पानी में इस्तेमाल होने वाली पनडुब्बियां। कुछ पनडुब्बियां परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हैं और सक्रिय नाविकों की संख्या 2.5 लाख से ज्यादा है। 2.5 लाख से ज्यादा नौसैनिक हैं उसके पास। अब चीन ने पिछले 10 से 15 सालों में यह ताकत बढ़ाई है और नई पनडुब्बियां, डिस्ट्रॉयर्स उसने लगातार बनाए हैं, सबमरीन्स बनाई हैं और इसीलिए आज पानी में सबसे बड़ी ताकत चीन की है। अब दोनों यानी अमेरिका और चीन अगर आमने सामने आएंगे तो क्या होगा? मैं जरा रक्षा विशेषज्ञ एयर कॉमोडोर एएस बहल से पूछ लेती हूं। सर, आपको क्या लगता है कि क्या होगा अगर दोनों आमने सामने आ गई ये सुपर पावर्स, तो कौन किस पर भारी पड़ सकता है? सुचारिता जी, चीन कभी भी नहीं चाहेगा कि वो डायरेक्ट कांटेक्ट या डायरेक्ट कॉम्बैट में जाए अमेरिका के साथ, यानी कि कोई भी ऐसा काइनेटिक एक्शन दोनों साइड से शायद नहीं होगा। अभी तक जो चीन के शिप्स वहां से आए हैं स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से, वो ईरान पोर्ट से नहीं थे, लेकिन वो यूएस सैंक्शन थे। इसका मतलब चीन उतनी परवाह नहीं करता अमेरिका की। और दूसरी बड़ी चीज आ जाती है कि अगर कभी भी ऐसा हुआ कि अमेरिका ने उनकी शिप्स को या उनके टैंकर्स को इंटरसेप्ट किया जो ईरानियन पोर्ट से भी आए हों या कहीं से भी आए हों, तो चीन जो है मल्टी डोमेन में रिस्पॉन्ड करेगा। हो सकता है कि डिप्लोमेटिकली तो वो स्ट्रॉन्ग एक्शन ले ही ले या शायद यूएन में भी जाए, लेकिन उससे भी ऊपर है, वो ऐसे प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका के ऊपर जो रेयर अर्थ मटेरियल या जो एसेंशियल चीजें या कंपोनेंट्स अमेरिकन इंडस्ट्री को चाहिए उनके ऊपर प्रतिबंध लगा देगा, उनको भेजना कम कर देगा या बंद कर देगा। अब आपने सुना है कॉमोडोर बहल को जो बता रहे हैं कि चीन कोशिश करेगा कि वो इस तरह की जंग में ना जाए, लेकिन और सारे विकल्पों पर काम करेगा। मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच वैश्विक कूटनीति का केंद्र बेइजिंग बन गया है। जी, चीन की राजधानी क्यों ये केंद्र बन गया है? रूसी विदेश मंत्री ने जाकर जिनपिंग से मुलाकात की है। रूसी विदेश मंत्री को आप देख रहे हैं, लैवरोव को आपने स्क्रीन पर, और ये पहुंच गए हैं चीन, और चीन में शी जिनपिंग से मिल रहे हैं। यानी पुतिन ने अपना दूत भेज दिया है जिनपिंग से मिलने के लिए। लैवरोव जो बेहद करीबी हैं पुतिन के, वो पहुंचे हुए चीन। अब इस मुलाकात ने ट्रंप की शायद टेंशन भी बढ़ा दी। ईरान जंग के बीच महाशक्तियों का बड़ा दांव देखने को मिल रहा है। चीन दौरे पर पहुंचे रूस के विदेश मंत्री लैवरोव। ट्रंप के बीजिंग पहुंचने से पहले लैवरोव पहुंचे हैं। आपने सुना, उन्होंने अपने पोस्ट में ट्रंप ने कहा था कि वो जिनपिंग के पास जाएंगे, चीन जाएंगे, तो उससे पहले लैवरोव चीन पहुंच गए। लैवरोव ने राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात की है। दुनिया सैन्य मोड़ की ओर बढ़ रही है, लैवरोव कह रहे हैं, और रूस चीन दुनिया के लिए स्टेबलाइजर हैं। अब उनका यह कहना है कि जो युद्ध का माहौल है उसमें स्टेबलाइजर का काम तो रूस और चीन कर रहे हैं। अब यूएस, नाटो या यूएन काम के ही नहीं रहे। पुतिन के दूत कह रहे हैं ये, यानी लैवरोव कह रहे हैं कि यूएस, नाटो और यूएन ये किसी काम के नहीं। मॉस्को और बीजिंग वैश्विक स्थिरता के प्रमुख स्तंभ बन गए हैं। रूस ने हॉर्मुज संकट पर भी बातचीत की वकालत की है। ईरान की प्रतिक्रिया इस पर आई है। अमेरिकी आक्रामकता का नतीजा है ये। अरब देशों को लेकर भी लैवरोव का एक बड़ा बयान आया। वो कह रहे हैं कि अरब देशों का मानना है अमेरिका आक्रामकता नहीं दिखाता तो ईरान हॉर्मुज को बंद करने की स्थिति में नहीं आता। अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी आक्रामक नीति को रोके, उसके सहयोगी देशों को भी नुकसान हो रहा है। इस जंग का हल सिर्फ बातचीत से ही संभव है। तो आप देखिए कि एक बड़ी मुलाकात इस वक्त हो रही है जो कि चीन में हुई। अब एक तरफ रूस चीन, तो दूसरी तरफ यूरोप ने भी ट्रंप को किनारे कर दिया है, जिससे पूरा पावर इक्वेशन बदल गया है। अमेरिका को किनारे कर यूरोप की नई चाल क्या है, यह भी आपको बताती हूं। ट्रंप से टकराव के बाद नई रणनीति पर काम कर रहा है यूरोप। नाटो जैसा नया ढांचा तैयार किया जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर खुद सुरक्षा घेरा बना रहा है। यूरोप के इस प्लान से अमेरिका अलग थलग पड़ सकता है। यूरोप का मानना है कि हॉर्मुज बहुत जरूरी है। ब्रिटेन, फ्रांस इस पहल की अगुवाई कर रहे हैं। 40 से ज्यादा देशों की बैठक बुलाने का प्लान बनाया गया। अब बैठक में इसी नई योजना पर चर्चा होगी। प्लान के तहत एक रक्षा गठबंधन बनाया जाएगा। अब आप सोचिए, अगर नाटो है तो एक नए रक्षा गठबंधन का काम क्या है, लेकिन अगर इसे बनाने के बारे में यूरोपीय देश सोच रहे हैं तो शायद वो ये भी सोच रहे हैं कि ट्रंप कभी भी उनसे अलग हो जाएंगे
और कभी यह स्थिति आ सकती है कि अमेरिका वर्सेस यूरोप हो जाए। समुद्री जहाजों की सुरक्षा और निगरानी करने का काम इस गठबंधन को दिया जाएगा। इसमें जहाज भी तैनात रहेंगे। यूरोपीय देशों की कमांड पर यह जहाज और यह गठबंधन काम करेगा। यूरोप का आत्मनिर्भर सुरक्षा की दिशा में यह बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि अभी तक यूरोप अमेरिका की छत्रछाया में रहता आया है। एक बड़ा पार्टनर हमेशा अमेरिका रहा है, लेकिन अब क्या नया गठबंधन बनेगा? अब सवाल यह है कि जब डोनाल्ड ट्रंप सीधे कहते हैं कि मैं चीन जाऊंगा और शी जिनपिंग मुझे गले लगा लेंगे, ईरान के साथ वार्ता पर बात होगा, तो क्या यह युद्ध खत्म होने वाला है? सवाल सबसे बड़ा यह है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे बयान हैं जिन पर भरोसा कम होता है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक इंटरव्यू में बड़ा ऐलान आया। ईरान के साथ चल रहा युद्ध खत्म होने के बेहद करीब है। ट्रंप ने संकेत दिए कि युद्ध अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। अगले कुछ घंटों में ऐतिहासिक समझौता हो सकता है। अगले 2 दिनों में कुछ हो सकता है, वो ये भी कह रहे हैं। यानी 2 दिन में एक बड़ा फैसला हो सकता है। ईरान पर ध्यान नहीं देते तो उन पर परमाणु हथियार होते, वहां मौजूद हर किसी को सर कहकर बुला रहे होते। हालांकि इस्लामाबाद में पहली बातचीत फेल रही थी। हॉर्मुज और न्यूक्लियर को लेकर बात नहीं बन पाई थी। अब समझौते को लेकर अमेरिकी मीडिया का बड़ा दावा आया है। दोनों देशों में न्यूक्लियर को लेकर एक ग्रैंड डील हो गई। बातचीत का दूसरा दौर जल्द ही शुरू हो सकता है। अब दावा है कि दोनों देश फिर बातचीत की टेबल पर बैठेंगे और दूसरे राउंड की बातचीत के बाद बड़े ऐलान की संभावना है। अब वो बयान सुनिए जिसमें ट्रंप खुद कह रहे हैं कि युद्ध खत्म होने वाला है। मुझे लगता है कि ये लगभग खत्म होने वाला है। मेरा मतलब है, मैं इसे लगभग खत्म ही मानता हूँ। अगर मैंने अभी अपने कदम पीछे खींच लिए तो उन्हें इस देश को फिर से खड़ा करने में 20 साल लग जाएंगे, और हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। मुझे लगता है कि वो किसी समझौते के लिए बहुत ज्यादा बेताब है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने बोला हो कि युद्ध खत्म हो गया है। इससे पहले भी ट्रंप ऐसे कई बयान दे चुके हैं। इसीलिए सवाल उठते हैं कि वाकई युद्ध खत्म होगा। डोनाल्ड ट्रंप जो इस वक्त संकेत दे रहे हैं, आज उन्होंने 2 संकेत दे दिए। पहले शी जिनपिंग को गले लगाने की बात, और दूसरा ये बयान जिसमें वो कह रहे हैं इट्स ऑलमोस्ट ओवर। डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे बयानों की एक फहरिस्त दिखा देती हूँ जिसमें उन्होंने बार बार यही कहा है। इसीलिए भरोसा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 9 मार्च को उन्होंने कहा युद्ध बहुत जल्द खत्म होगा। 9 मार्च को 12 मार्च को उन्होंने कहा हम ईरान से जंग जीत गए हैं, तो सब इसका मतलब हम निकालेंगे कि भाई अब जंग जीत गए तो सब खत्म हो जाएगा। 29 मार्च को उन्होंने कहा ईरान के साथ युद्ध लगभग खत्म है। इसके बाद 31 मार्च को उन्होंने क्या कहा, युद्ध 2 से 3 हफ्तों में खत्म हो जाएगा। फिर 1 अप्रैल आया और उन्होंने कहा हमारे उद्देश्य पूरे होने की कगार पर है। फिर सबके मन में सवाल उठे कि उद्देश्य पूरे कब होंगे। 6 अप्रैल को क्या बयान दिया, युद्ध अब अपने अंतिम चरण में है। तो अब अंतिम चरण की बात 6 अप्रैल को कह दी, आज कह दिया कि ऑलमोस्ट ओवर है। लेकिन जो कुछ हमने देखा है पिछले बयानों के साथ साथ घटित होते हुए, आज के इस बयान पर भी भरोसा करना थोड़ा मुश्किल लगता है। सवाल ये कि क्या जिस पाकिस्तान में शांति वार्ता का पहला राउंड फेल हो गया, क्या अब उसके बाद उसी लोकेशन पर फिर से बातचीत होगी और वो बातचीत सफल हो पाएगी? क्या पाकिस्तान में वो राउंड 2 होगा जिसके बाद ये युद्ध खत्म हो जाएगा, या फिर किसी दूसरे देश में ईरान और अमेरिका आमने सामने बैठेंगे? अभी ये तो नहीं पता कि कहां बैठेंगे, लेकिन ये तय हो रहा है कि एक राउंड 2 होने वाला है। अब समझिए बातचीत जरूरी क्यों है। 22 अप्रैल को दोनों देशों के बीच सीज फायर खत्म हुआ। दोनों देशों में समझौता नहीं हुआ तो हालात बिगड़ेंगे। मिडिल ईस्ट में फिर से तनाव बढ़ सकता है। रिपोर्ट्स हैं कि 22 अप्रैल से पहले बातचीत संभव है। इस्लामाबाद में ये पीस टॉक हो सकती है, ये खुद ट्रंप कह रहे हैं। तो अगर ट्रंप ने ये कह दिया तो ये आप मानकर चलिए कि इस्लामाबाद ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी होगी। हमें ऐसा देश क्यों जाना है जिसका लेना देना नहीं है हमसे, ये ट्रंप कह रहे हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट और खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में बातचीत जारी रखने की संभावना बढ़ गई है। अब डोनाल्ड ट्रंप जब ये कहते हैं हम ऐसे देश क्यों जाएं जिससे लेना देना नहीं है, तो वो शायद संदेश रूस को भी दे रहे हों जो बार बार मध्यस्थ की बातें करता है, और वो एक संदेश देना चाह रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम क्यों आएंगे कहीं और। लोकेशन तो तय हो रही है,
लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान कभी नहीं बदलने वाला। हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तानी मीडिया ऐसे दावे कर रही है जो समझने मुश्किल है। पाकिस्तानी मीडिया ट्रंप को ही इनसिक्योर बता रही और दावा कर रही है कि अगली मीटिंग में खुद ट्रंप आने वाले हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप इस्लामाबाद जाएंगे इस वार्ता को बढ़ाने के लिए। जरा सुनिए, वो आपको बता दूं, पाकिस्तान का हाई लेवल डेलीगेशन ईरान पहुंचा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। ईरान को अमेरिका का खास संदेश देंगे मुनीर। यूएस ईरान वार्ता के दूसरे दौर की तैयारी तेज हो गई है। तो बड़ी खबर आपको बताऊं, पाकिस्तान का डेलीगेशन ईरान को अमेरिका का संदेश देने पहुंचा है। इस्लामाबाद में हो सकती है अगली बड़ी बैठक। तनाव कम करने के लिए मध्यस्थ बना है पाकिस्तान। अब ईरानी सरकारी मीडिया ने ये इस मिशन की जानकारी दी है। आने वाले दिनों में शुरू होगी दूसरे दौर की बातचीत। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही हूं, पाकिस्तान का एक डेलीगेशन ईरान पहुंचा है और अमेरिका का संदेश लेकर पहुंचा है। अब इस हलचल के बीच सवाल तो यह है कि इस जंग में परमानेंट ब्रेक कब लगेगा, क्योंकि ईरान और अमेरिका अभी भी न्यूक्लियर प्रोग्राम के मुद्दे पर आमने सामने हैं। उस पर कोई स्टैंड बदल नहीं रहा है। क्या अमेरिका ईरान के बीच जंग की आग जल्द बुझने वाली है? क्या ट्रंप जल्द ही समझौते को लेकर कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं? क्या न्यूक्लियर और हॉर्मुज पर कोई बड़ी डील हो गई? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पहले दौर की बातचीत फेल होने के बाद अमेरिका और ईरान अब फिर से टेबल पर बैठने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप दावा करते हैं कि जल्द युद्ध खत्म होने वाला है। ईरान के राष्ट्रपति भी कह रहे हैं उनका देश युद्ध नहीं, बातचीत चाहता है। विवादों का समाधान बातचीत के जरिए ही संभव है। अब सवाल है, क्या जंग रुकने वाली है? अब एक तरफ तो दोनों देश बातचीत पर जोर दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ धमकियां भी। ईरानी न्यूज एजेंसी के मुताबिक पेजेश्कियान ने अमेरिका को चेतावनी दी कि वो अपनी शर्तें थोपने या आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने की कोशिश न करे, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। ईरानी मंत्री हुसैन सिमाई सर्राफ भी कुछ ऐसी ही चेतावनी दे रहे हैं। कहते हैं उनके देश का सामना ऐसे दुश्मन से है जो ना कानून मानता है और ना ही किसी नैतिकता का पालन करता है। हालांकि जेडी वैंस कहते हैं कि अमेरिका ईरान के बीच अविश्वास रातों रात खत्म नहीं हो सकता। अमेरिका और ईरानी सरकार के बीच इस स्तर की बैठक 49 सालों में कभी नहीं हुई थी। इसलिए ईरान और अमेरिका के बीच बहुत अविश्वास है और इसे रातों रात हल नहीं किया जा सकता। लेकिन मुझे पता चला है कि आमने सामने बैठे लोग समझौता करना चाहते थे। सबसे बड़ा सवाल तो यूरेनियम को लेकर है, क्योंकि इसे लेकर अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम 20 साल तक रोके। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इसे लेकर 5 साल का प्रस्ताव दिया है और पहले दौर की बातचीत के बाद भी अमेरिका ईरान के बीच इसे लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई। जेडी वैंस दावा करते हैं कि अमेरिका ऐसा समझौता चाहता है जिसमें ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। राष्ट्रपति ने यह नीति बनाई है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता और हम ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रपति को कोई छोटा समझौता नहीं चाहिए, उन्हें एक बड़ा समझौता चाहिए। यही कारण है कि हमने पाकिस्तान में काफी प्रगति की, लेकिन समझौता नहीं हो सका क्योंकि राष्ट्रपति ऐसा समझौता चाहते हैं जिसमें ईरान के पास परमाणु हथियार ना हो। दूसरी ओर ईरान भी परमाणु प्रोग्राम पर पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरानी विदेश मंत्रालय का कहना है कि परमाणु समेत हर मुद्दे के कई विकल्प होते हैं। हम परमाणु कार्यक्रम को लेकर अभी तक किसी अंतिम फैसले पर नहीं पहुंचे हैं। जब तक किसी समझौते पर पूरी तरह सहमति नहीं बन जाती, तब तक उसको स्वीकार या अस्वीकार करने की बात करना असंभव है। खासकर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध और शांति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर पश्चिमी मीडिया में उठाई गई अटकलों की पुष्टि नहीं की जा सकती। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग सहित ईरान को परमाणु अप्रसार संधि के तहत एक अधिकार है और इन्हें नकारा नहीं जा सकता। अब सवाल है, क्या इन हालातों में ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर टिक पाना संभव है या फिर अमेरिका और ईरान में कोई एक देश इस मुद्दे पर सरेंडर करेगा? पाकिस्तान की बात होती है तो बात सुरक्षा की भी होती है और आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान अब दूसरे राउंड की बातचीत की तैयारी कर रहा है। इसी सुरक्षा को लेकर एक बड़ा खुलासा भी हुआ है। सामने आया है कि इस्लामाबाद में बातचीत के बाद ईरान के डेलीगेशन को अपनी जान का खतरा था। अब सोचिए, पाकिस्तान में बातचीत हुई लेकिन वहां सुरक्षा को लेकर इतना डर था कि ईरानी डेलीगेशन अपनी सिक्योरिटी को लेकर बेफिक्र नहीं था।
इस्लामाबाद में शांति वार्ता पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। शांति वार्ता के बाद ईरान को हमले का डर था। प्रतिनिधि मंडल में शामिल मरांडी दावा कर रहे हैं, पाक से लौटते वक्त हमें खतरा महसूस हुआ। सुरक्षा रणनीति पूरी तरह से गोपनीय रखनी पड़ी थी। डर था कि अमेरिका कहीं प्लेन ना उड़ा दे। अब ये सोचिए, जब दो तरफ पर इतना भरोसा नहीं है तो ये वार्ता कैसे सफल हो पाए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनका प्लेन अमेरिका उड़ा देगा। सुरक्षा कारणों से प्रतिनिधिमंडल ने रास्ता भी बदल दिया, यानी जो निर्धारित रास्ता था उसे चेंज कर दिया। अचानक प्लेन का रूट डाइवर्ट किया गया, बीच रास्ते में ही अपनी फ्लाइट बदल ली ताकि डेलीगेशन की लोकेशन पता ना चल सके। फ्लाइट की जगह बस और ट्रेन से तेहरान पहुंचे। जरा सोचिए, जो डेलीगेशन प्लेन से आया वो वापस जाते वक्त बीच में फ्लाइट एक लोकेशन पर रोकता है और उसके बाद बस और ट्रेन पकड़कर वापस तेहरान पहुंचता है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनका प्लेन अमेरिका उड़ा देगा। सुनिए ईरानी प्रतिनिधिमंडल में शामिल मरांडी क्या कह रहे हैं। वापसी में हम सीधे तेहरान नहीं गए। ये एक लंबी कहानी है। हम सभी को लगा कि इस बात की काफी संभावना है कि वो हमारे विमान को गिरा देंगे, उसे मार गिराएंगे या उस पर मिसाइल दागेंगे। ईरानी प्रतिनिधिमंडल चुपके से एक दूसरे विमान में सवार हो गया और तेहरान जा रहा वह विमान अचानक रास्ता बदलकर मशहद में उतर गया। फिर हम सभी ट्रेन, कार और बस से तेहरान पहुंचे। तो एक डेलीगेशन को अपनी जान पर खतरा दिख रहा था, तो वहीं दूसरी डेलीगेशन भी पहुंची है बातचीत करने के लिए लेबनान का मुद्दा सुलझाने। आपको तस्वीरें दिखाती हूं कि वॉशिंगटन में कैसे लेबनान पर हुई शांति वार्ता, जिसमें दोनों देशों के राजनयिक शामिल हुए, यानी इजराइल के और लेबनान के राजनयिक, क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ा खतरा जिसे लेकर दुनिया के अलग अलग देश बोल रहे हैं वो लेबनान पर इजराइल के हमले से खतरा है। इसीलिए ये वार्ता हुई है अमेरिका में। इजराइल और लेबनान के राजनयिक वहां पहुंचे मुलाकात के लिए। लेबनान और इजराइल के बीच 33 सालों में पहली बार आमने सामने बैठकर बातचीत हुई है। लेबनान में युद्ध विराम, सुरक्षा सहयोग और शांति समझौते की दिशा में बढ़ने पर यह चर्चा हुई। अमेरिका की मेजबानी में वॉशिंगटन में यह बैठक हुई। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी इसमें शामिल हुए। बैठक में लेबनान ने तत्काल युद्ध विराम और मानवीय संकट से निपटने पर जोर दिया। इजराइल ने हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को खत्म करने और सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की बात कही। 1948 में इजराइल के गठन के बाद से ही इजराइल और लेबनान के बीच तनावपूर्ण रिश्ते रहे। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के हाल के हमलों से हालात तो और ज्यादा बिगड़ गए। अब तनाव घटाने के लिए अमेरिका ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई और दोनों देशों को बातचीत की मेज पर लाया है। अमेरिका ने कहा कि बैठक हिजबुल्लाह का असर खत्म करने और स्थायी शांति की दिशा में बड़ी शुरुआत है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि लेबनान के लोग स्थिर और सुरक्षित भविष्य के हकदार हैं। तो वहां पर हिजबुल्लाह को खत्म करने और इजराइल और लेबनान सरकार के बीच डायरेक्ट बातचीत के लिए यह बैठक अमेरिका में कराई गई। अब मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे मार्को रूबियो ने इस बैठक को लेकर क्या कहा वो भी सुनिए। हमें बेहद गर्व है कि दो ऐसे देश हमारे साथ जुड़े हैं जिनके साथ अमेरिका के मजबूत संबंध हैं। जाहिर तौर पर मध्यस्थता की भूमिका निभाने में हमें बहुत खुशी है। हमें याद रखना होगा कि लेबनानी लोग हिजबुल्लाह के शिकार हैं। लेबनानी लोग ईरानी आक्रामकता के शिकार हैं और इसे रुकना होगा। इसीलिए हमारी आशा यही है और मुझे पता है कि ये एक प्रक्रिया होगी। इस मामले की सभी जटिलताएं अगले कुछ घंटों में हल नहीं होने वाली हैं, लेकिन हम एक ऐसा ढांचा तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं जहां कुछ सकारात्मक, कुछ स्थायी हो सके। बिहार ने 2025 में नीतीश कुमार के साथ मिलकर चुनावी कमल खिलाया था और आज सम्राट चौधरी को सीएम बनाकर बिहार की सत्ता सौंप दी है। सम्राट चौधरी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इसी के साथ बिहार में अपना सीएम बनाने का बीजेपी का बरसों पुराना सपना भी पूरा हो गया। सम्राट चौधरी बिहार में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री। बिहार की सत्ता में बीजेपी पहले भी रही, लेकिन जब भी रही गठबंधन में रही और सीएम नीतीश कुमार ही रहे। लेकिन ये तस्वीरें देखिए जब आज उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली।
उधर सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए नीतीश कुमार भी पहुंचे थे, तो सम्राट चौधरी खुद आगे बढ़कर उनका स्वागत कर रहे थे। ये उसी मौके की तस्वीर है शपथ ग्रहण के बाद। उसी मौके की तस्वीरें हैं। शपथ ग्रहण के बाद नीतीश ने सम्राट चौधरी को बधाई दी और भरोसा जताया, कहा कि नई सरकार बिहार के विकास के लिए काम करेगी। तो सम्राट चौधरी बिहार में मुख्यमंत्री बन गए। इसी के साथ अब बिहार को मिलाकर कुल 16 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात तक बीजेपी के मुख्यमंत्री परचम लहरा रहे हैं। तो ये सारे मुख्यमंत्री 16 राज्य ऐसे हैं जहां पर मुख्यमंत्री हैं और उनकी एक एक करके आप तस्वीर देख रहे हैं। तो आपने अलग अलग चेहरे जरूर देखे हैं। भजन लाल शर्मा, मोहन यादव, भूपेंद्र पटेल, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में है, प्रमोद सावंत गोवा में है, पुष्कर धामी उत्तराखंड में है, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में है, हिमंत बिस्व शर्मा असम में चुनाव लड़ रहे हैं फिर से सत्ता में आने के लिए। ये सारे 16 राज्य ऐसे जहां बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। अब आपको बताती हूं कि नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद, यानी बीजेपी के सत्ता में आने के बाद 2014 के बाद कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पहली बार बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया है। वो तस्वीरें जरा देखिए। पहली बार क्योंकि बिहार में मुख्यमंत्री बना है, इसीलिए खुशी भी खास थी। सम्राट की ताजपोशी की खुशी में समर्थकों ने पूरी और मिठाइयां बनाई। ये तस्वीरें जरा देखिए। बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम बना है और ये खुशी कम नहीं थी। पोस्टर भी लगे और जगह जगह मिठाइयां बांटी। तो आपको बताती हूं कि बिहार में बीजेपी का सीएम सम्राट चौधरी बने। अब 2014 के बाद, यानी मोदी राज में कहां किन राज्यों में पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री बने, एक एक करके आपको दिखाती हूं। चलाइए जरा। तो मोदी राज में सबसे पहले अब 2026 में बिहार में सम्राट चौधरी बिहार में पहली बार मुख्यमंत्री बीजेपी का बना है। इसी के साथ 2026 में उड़ीसा में मोहन चरण मांझी बीजेपी का पहली बार मुख्यमंत्री उड़ीसा में बना। 18 में त्रिपुरा में बिप्लब देब बने मुख्यमंत्री, पहली बार त्रिपुरा में बीजेपी का मुख्यमंत्री बना। 17 में मणिपुर में एन बीरेन सिंह को आपने देखा मुख्यमंत्री बनते हुए। 16 में असम में सर्बानंद सोनोवाल आए थे, जिनके बाद हिमंत बिस्व शर्मा आए। और 2016 में ही अरुणाचल प्रदेश में आप पेमा खांडू को आपने मुख्यमंत्री बनते हुए देखा। 14 में हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर आए। तो ये सारे मुख्यमंत्री, और महाराष्ट्र में 2014 में देवेंद्र फडणवीस भी मुख्यमंत्री बने। यानी 14 में बीजेपी की केंद्र में सरकार आने के बाद ये वो राज्य हैं जहां पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बना है। अब आपको बताती हूं कि सम्राट चौधरी किस तरह से आगे बिहार को ले जा रहे हैं। वो वही स्टाइल है जैसे योगी आदित्यनाथ है। योगी आदित्यनाथ के स्टाइल में क्या सम्राट चौधरी बिहार की सत्ता में आगे बढ़ेंगे, इसके कयास लगाए जा रहे हैं। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, मैं पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहती हूं। कुछ तस्वीरें आपको दिखाती हूं बिहार में कैसे सम्राट चौधरी जब गृह मंत्री थे, यानी नीतीश कुमार के नेतृत्व में, तो वहां पर बुलडोजर चला। उसकी तस्वीरें, उसकी बहुत चर्चाएं हुई और उस पर खुद सम्राट चौधरी ने बयान दिया था। सम्राट क्या यही योगी मॉडल अब बिहार में लागू करेंगे, क्योंकि बिहार में भी क्या यही वाला मॉडल लागू करेंगे, इसको लेकर उन्होंने एक बयान भी दिया था। उनका बयान आपको सुनवाती हूं। तो ये लोग बार बार बोलते हैं कि सुशासन, ये नीतीश कुमार जी ने सुशासन स्थापित किया। यहां कोई बुलडोजर इशू नहीं है, ना मेरा नाम बुलडोजर है, मैं सिर्फ सम्राट चौधरी के नाम से जाना जाता हूं, इतना स्पष्ट रहिएगा। और बिहार में न्यायालय ने तय किया है, न्यायालय ने यह पूरी व्यवस्था खड़ा किया, जिला प्रशासन को निर्देश दिया और सभी जगह जो अतिक्रमण है इसकी कार्रवाई चल रही। माफिया पे तो कार्रवाई होगा ही, चाहे वो जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो, शराब माफिया हो। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कोई बचेगा नहीं, इतना जरूर गारंटी देना चाहता हूं। तो माफिया को सम्राट ने चेतावनी दी थी और अब योगी जैसे सम्राट क्यों हम कह रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक सख्त रुख सम्राट चौधरी ने अपनाया बिहार में जब वो गृह मंत्री बने। 1600 अपराधियों की उन्होंने एक लिस्ट बनाई, फहरिस्त बनाई। एनकाउंटर में
260% की बढ़ोतरी हो गई। ये उनके राज में, यानी कि जब वो गृह मंत्री थे तब हुआ। कई अपराधी ढेर हुए, कई गिरफ्तार हुए। ये बिल्कुल वही स्टाइल था जो कि योगी आदित्यनाथ ने यूपी में अपनाया, और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री बन गए हैं तो क्या वो योगी स्टाइल वाले मुख्यमंत्री होंगे। अवैध संपत्ति पर उन्होंने बुलडोजर भी बिहार में चलाना शुरू किया। अपराधी बिहार छोड़ो या जेल जाओ, ये वाला जो एक मंत्र सम्राट चौधरी ने बतौर गृह मंत्री दिया, उसके बाद से उनके योगी स्टाइल में शासन करने की चर्चाएं बढ़ी और अब मुख्यमंत्री बने हैं तो क्या उसी तरह से मुख्यमंत्री का शासन भी बढ़ाएंगे। सम्राट चौधरी ने शपथ ग्रहण में केंद्रीय मंत्री अमित शाह को भी जाना था, लेकिन चुनावी कार्यक्रम के चलते उन्हें बिहार का कार्यक्रम कैंसिल कर पश्चिम बंगाल जाना पड़ा। अब बंगाल में अमित शाह ने 3 चुनावी रैलियां की और ममता बनर्जी पर खुलकर हमला बोला। अमित शाह ने सिलीगुड़ी की रैली में सीधे सीधे हमला बोला हुमायूं कबीर पर, और वो अपने बयानों से साफ जाहिर कर रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी आने वाली। ममता दीदी, आपका चेला हुमायूं कबीर नाटक करने के लिए आपसे अलग हुआ है। वो बंगाल की भूमि पर बाबरी मस्जिद बनाना चाहता है। ममता दीदी, कान खोलकर सुन लो, ये बंगाल भारत में है। बंगाल में किसी को बाबरी मस्जिद नहीं बनाने देंगे। तो बंगाल में चुनाव जीतना और सरकार बनाना बीजेपी का बरसों पुराना सपना रहा है। बिहार में जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसका स्पष्ट इशारा कर दिया था। तो इसीलिए आज जब मैं बिहार की बात कर रही हूं तो बंगाल उससे कैसे जुड़ता है, जरा सुनिए। गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। तो बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने के बाद बीजेपी का पूरा फोकस अब पश्चिम बंगाल पर है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक लगातार रैलियां कर रहे हैं और इन्हीं रैलियों में वो ये दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री अब बंगाल में बीजेपी का भी हो सकता है। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी स्थिति को बदलना चाहती है। वो चाहती है कि यहां पर मुख्यमंत्री बदले। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने बंगाल पर फोकस बढ़ाया और पिछले 2 विधानसभा चुनावों में बीजेपी का ग्राफ लगातार बेहतर हुआ। अब 16 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 3 सीटें जीतकर बंगाल में पहली बार खाता खोला था। 2021 में बीजेपी ने सीधे 74 सीटों की छलांग मारी और उसके विधायकों की संख्या 77 हो गई। अब बीजेपी को उम्मीद है कि 294 विधानसभा सीटों वाले बंगाल में इस बार उसका प्रदर्शन और बेहतर होगा और उसका मुख्यमंत्री बनेगा। तो 16 राज्य जहां अभी बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, क्या उनमें 17वां बंगाल होगा? बीजेपी कम से कम यही उम्मीद कर रही है। माइक ऑन है में फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल एक बार फिर रात 8 बजे।